वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू वी आर लर्नर्स। आज मैं आपको कराऊंगी 2021 का में जो जनवरी में पेपर हुआ था उसका सीडीपी के जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उन सबको कर करके देखें, क्योंकि आप जितने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट ईयर्स के या जितने भी अभी तक सीटेट हुए हैं, हमेशा जो आयोग है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो हमें आंसर है वो किस टाइप से देने हैं। क्योंकि हमें सीटेट में ऐसा होता है कि बच्चे को हम बोलते हैं ना कि बच्चे को बीच में रख के मानते हैं, और कोई भी निगेटिव वर्ड जहाँ आ जाए उसको हम नहीं मानते। जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होंगे आंसर में हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो ये आपको क्या लग रहा है सबसे क्या होगा? तो ये क्या कर रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं। चुनौती भी नहीं दे रहे हैं, ना ही वो भेदभाव को कम कर रहे हैं और ना ही वो समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखो, जहाँ भी अकेडमिक मार्क्स आ जाएंगे वो हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी गलत है और पाठ्यक्रम भी हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता। तो आप देख सकते हैं सबसे पॉजिटिव आंसर क्या है? प्रचुर मौके। मीन्स जहाँ पर अवसर, मौके, इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज जैसे वर्ड आएंगे वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 का कौन सा आंसर हो गया? सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, विद्यार्थी को ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करता हुआ देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमारे जो सीटेट में हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें है हमारे प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। आपको इन 3 को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पूरा अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगी आपका। ठीक है। तो अभी मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब इसका फर्स्ट है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेंगे। अधिगम के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां प्रदान होगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन। तो देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा हमारे जो वाइगोत्स्की जी हैं वो किस पर बल देते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कभी बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है तो अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, उसे बोलते हैं वो स्कैप फोल्डिंग। ठीक है। यानी ढांचा, हिंदी में बोलते हैं पहाड़ या ढांचा और इंग्लिश में बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप थोड़ी इंग्लिश के वर्ड ज़रूर याद कर लें, क्योंकि हिंदी में ऐसा होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो हम कभी कभी नहीं समझ पाते कि इतनी शुद्ध हिंदी आ जाती है। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे तो आप अच्छे से आंसर को ईजिली लगा देंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण की एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो बताइए आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, जो हमारा विद्यालय होता है वो क्या होता है? समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है। नहीं, जो हमारा परिवार होता है वो हमारा प्राथमिक कारक होता है और जो विद्यालय होता है वो हमारा सेकंड कारक होता है। ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुबुद्धि सिद्धांत का जोड़ देता है कि किस पर बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर जोड़ देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है, और एक आयाम में बुद्धिमत्ता, अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं और बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? केवल जैसे वर्ड आ जाए तुरंत काट दो। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक आयाम, एक आयाम भी नहीं होता। क्या बुद्धि सिर्फ हमारी एक ही आयाम पर वर्क करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है, ये भी गलत है। अगर होता कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो सही हो जाता। ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड सही। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, यानी सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देंगे नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। हमारे जो कोलबर्ग है उन्होंने, पता है आपको कि उन्होंने हमारी 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व परंपरागत, पर परंपरागत और परंपरागत, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अगर बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, मतलब वो दूसरी की स्वीकृति के लिए कर रहा है। अगर आपने अवस्थाएं पढ़ी हैं तो आपको पता होगा इसकी हर अवस्था में इन्होंने एक बताया बच्चों को कि फर्स्ट अवस्था में बच्चा कर रहा है तो टिट फॉर टैट होता है कि मतलब वो जैसे को तैसा करेगा। तो इसी टाइप से मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए मैं आपको ये, अगर आपको समझना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा यानी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल स्टेज में उन्होंने बताया था कि व्यक्ति, हम जो है, जो कोई बच्चा जो है वो हमारी स्वीकृति के लिए करेगा, कुछ करेगा। तो ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं, आपने पढ़ा ही होगा उनके बारे में, तो जहाँ पर भी सांस्कृतिक आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक, वो लेव वाइगोत्स्की होंगे, ये सब नहीं होंगे, ये गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। अगर आपने जीन पियाजे भी पढ़ा होगा, जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए। उसमें ऐसा होता है काफ़ी बार तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब मैं आपको इसका इनका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। स्कीमा, जीन पियाजे जी ने बताया था कि जो भी हम किसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें, उससे पहले जो हम अपने दिमाग में थॉट लाएंगे, यानी किसी भी प्रोसेस के लिए जो हमारे माइंड में होगा, उसको हम क्या कह देते हैं, स्कीमा कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी स्कीमा वर्ड लिखी तो वो जीन पियाजे से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गण क्या होता है। जीन पियाजे ने हमारी 4 अवस्थाएं बताई थी, उसमें जो हमारी फर्स्ट अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो उन्होंने इसमें पूछा है कि मतलब कौन सा गुण होता है इसका। ठीक है, तो उन्होंने हर अवस्था के लिए अलग अलग गुण बताए थे, लेकिन मैं अभी आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी आपको आंसर बता रही हूँ। तो उन्होंने बताया था इसमें विचार और सोच में विकेंद्रीकरण, जो फर्स्ट वाला होता है, उसमें बच्चा जो है वो सेंट्रेशन करता है अपने थॉट्स का, मतलब एक ही थॉट पर वो केंद्रित हो जाता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी जो हमारा विकास है वो किस टाइप से होता है। तो विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है। देखो, सभी के लिए विकास समान होता है ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है। विकास केवल विद्यालय में, देखो केवल वर्ड आ गया तुरंत कट कर दो। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये भी गलत है। यहाँ तो आपको बहुत इजीली पहचान सकते हो, केवल केवल, और यहाँ पे आ गया सभी समान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और उसके किशोर अवस्था तक, तो जो विकास है वो किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले ये हमारी पियाजे जी की स्टेजेस है, मैंने आपको बताया पियाजे जी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाला आंसर ठीक हो जाएगा। उन्होंने 4 स्टेजेस हमारी बताई थी, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, औपचारिक। ठीक है, तो इस टाइप से बताई थी। तो इसका फर्स्ट हो गया सेंसरी मोटर होता है, फिर कॉन्क्रीट होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है और फिर फॉर्मल होता है। ठीक है, 12 पे आ जाइए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, अगर कोई कक्षा है मतलब उसमें हमारी सबकी जो क्वालिटीज़ है वो अलग अलग है, तो उसको हम किस प्रकार से देखेंगे। क्या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा होगा, ये अध्यापक के पक्ष पर असफलता होगी, योग के आधारित समूह बनाने का मापदंड होगा, या अध्ययन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो उसे हम, ऐसा तो है नहीं कि वो बाधा मान लेंगे या उसमें असफलता मानेंगे या उसको मापदंड। हमारा फोर्थ आंसर इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा हमने पढ़ाई है। समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार के बच्चे इंक्लूड होंगे, चाहे वो विशिष्ट बच्चे हों, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो। समावेशी, आप इस वर्ड से समझ पा रहे होंगे, समावेशी जिसमें सबका समावेश हो। तो देख लीजिए इसके क्या है। फर्स्ट दे रखा है प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्य, अविभेदी समरूपी निर्देश, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलावा और हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना। तो 13 में देखो, अब कभी कभी ये इतने शुद्ध हिंदी के वर्ड आ जाते हैं कि इनको हिंदी मीडियम वाला भी नहीं समझ सकता, तो आप थोड़ा इंग्लिश भी देख लीजिए, उससे समझ में आ जाता है कि हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, अनडिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, एग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी अवसर दिखे, अगर हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो वो अवसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हर बच्चे के सामर्थ्य को हम अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, यानी हम बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो हमारे जो ये दिव्यांग हैं इनके लिए एक अधिनियम आया था 2016 में। तो वो पूछ रहा है कि इसमें किसका उपयोग हुआ था। तो इसमें हुआ था कि छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांगता, मतलब उसको बोल रहा है कि वो डिफरेंटली एबल्ड है, वो काम डिफरेंटली कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो विकलांग है। उसे हमने बोला है दिव्यांग है, मतलब वो भी उस चीज़ को करता है उस काम को, लेकिन वो एक अलग तरीके से करेगा। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इन्होंने उसको दिव्यांगजन कहा था। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, और अगर नहीं वर्ड पूछा है ना, ऐसा होता है कभी कभी जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे सही वाला कौन सा है, लेकिन ऐसा होता है कि निगेटिव पर भी ध्यान देना है। वो पूछा क्या है, तो उसने पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, निगेटिव ढूंढना है इसमें, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले तीनों जो हैं वो हैं हमारे पॉजिटिव। विदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का भी, और योजनाएं भी बनानी चाहिए, लेकिन हमें जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना। अगर हम उस चीज़ को रिगिड बना देंगे, मतलब जटिल बना देंगे, तो बच्चे को ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी। तो उसने हमसे यही पूछा था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें 4 ऑप्शन नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता का वर्ड होता है क्रिएटिव, यानी क्रिएटिविटी की क्या पहचान है। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। देखो, ये जैसे अपसारी चिंतन, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट, इसका मतलब अच्छा होता है कि मतलब वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से वो उस चीज़ को सोच रहा है। तो हमें इसका पॉजिटिव आंसर यही मिल गया, अपसारी चिंतन। ठीक है, यानी डाइवर्जेंट, यानी एक हमारी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी हर एस्पेक्ट से वो बंदा सोच रहा है, वो क्रिएटिव है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब बहुत लोग, मतलब जो बच्चे हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं, तो जो टीचर है उसे क्या करना चाहिए। विविध संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध संन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। अब देख लो, इसमें तो हमें क्लियर पता चल रहा है, बात टालेंगे हम बिल्कुल नहीं। क्या हम नकारात्मक करेंगे, नहीं। हम विविध, अब इन दोनों में आप देखो आपको सबसे पॉजिटिव क्या लग रहा है, सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए सेम चीज़ करेंगे, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विविध विन्यासों का, यानी हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे उन बच्चों को समझाने के लिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा कहीं और से आया तो उसको हम वहाँ के एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं हम उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भाव पैदा करके। ठीक है, तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि हम डर तो बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लगातार हम एक ही चीज़ उन्हें करवाते रहेंगे। ठीक है, और ना ही उनको अटल प्रक्रिया, मतलब कि एकदम जो फिक्स वो है हम उसको वो करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, हम समरूपों के इस्तेमाल को, यानी इनकरेज करेंगे यूज़ ऑफ एनालॉगीज। मतलब उसको हम बहुत तरीके से मतलब कहेंगे कि तू अपनी जो समस्या समाधान है उसको करो। ठीक है, उसको बढ़ावा भी देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम मोटिवेशन इज लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। क्या हम बच्चे को दंड देकर हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर या यंत्रवत याद करने पर बल देकर। तो देखो, इससे हमें पहले ही पता चल रहा है, मैंने सीटेट में ऐसा होता है कि जितनी भी रोट मेमोराइजेशन है, जो रट्टाफिकेशन है, उस पर तो हमें बिल्कुल ही गलत लगाना है। केवल वर्ड आ जाए उसको भी आप तुरंत काट दीजिए। ठीक है, और दंड भी हमारे लिए निगेटिव वर्ड ही हो गया। तो इसमें हमारा पॉजिटिव वर्ड क्या हो गया, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, और इसके भाव को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो देखो, क्या इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो गया। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, क्या हम बच्चे को कर उसको शर्मिंदा कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा, नहीं। और बारंबार पैदा करना चाहिए, नहीं। हमें क्या करना चाहिए, इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बच्चे की इंसल्ट कर देंगे तो क्या वो खुश होगा, नहीं, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर।
निम्न में से अध्ययन अध्यागम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय को यंत्रवत याद करेंगे, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजेंगे, बिना विश्लेषण के अवलोकन करेंगे, या नकल? देखो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें पता चल रहा है नकल जैसे वर्ड निगेटिव है, यंत्रवत याद करना भी, और बिना विश्लेषण के अवलोकन हम कैसे कर सकेंगे? तो ये सब गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? संकल्पनाओं के बीच हम संबंध खोजेंगे, यानी जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच में हम उसको फिट करेंगे, उससे संबंध बिठाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए 22 क्वेश्चन पर। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। क्या ये होगा? त्रुटियों की समझ अध्ययन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करेगी। और अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर करता है। देखो केवल वर्ड आ गया, गलत हो गया। दंड भी नहीं करेगी। अध्ययन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या वह त्रुटियां करने वाले को अलग तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अगर हमने पढ़ा भी नहीं उसके बाद भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं कि त्रुटियों को समझेगी उनकी, और ये अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर हमें पता चल जाएगा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है तो हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिकम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया गया हो। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि हमें इसमें 2-3 तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पॉजिटिव है, हमें इसके केवल एक ही निगेटिव लग रहा है। तो फर्स्ट वाला तो आप ये भी पहचान सकते हैं कि अगर 4 ऑप्शन में से 3 एक से हैं तो ऑफकोर्स चौथा वाला आंसर होगा। तो इसमें क्या है कि अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी? जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को अलग 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 कर देंगे। ठीक है, अभिप्रेरित होगा तो ऑफकोर्स वो सही से कर लेगा, और सामाजिक संदर्भ में भी। तो ये ठीक है, आपको पता ही चल रहा होगा। आ जाइए 24 पर। अधिगम की सर्वोत्तम अवधि या अवस्था कौन सी है? ठीक है, अधिगम की उच्च उत्तेजना या उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, और कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो बताइए आपको 24 का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है? संतुलित। जहाँ संतुलित वर्ड है ऑफकोर्स वो पॉजिटिव वर्ड है। संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। हमारा अधिगम जो लर्निंग है सबसे बेस्ट तभी होगी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। देखो अब इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है। वयस्कों पर निर्भर भी नहीं रहते और पाठ्य पुस्तकों पर भी निर्भर नहीं रहते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? जहाँ आपको सक्रिय वर्ड मिल जाए वो तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आ जाइए 26 पर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, और असफलता अनियंत्रित है। तो 26 का हमें क्या बताना है? देखो सुधार्य का हमें नहीं पता होगा प्रॉपर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि एबिलिटीज इम्प्रूवेबल। ठीक है, यानी सुधार्य है कि जो हमारी योग्यता है वो सुधार योग्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, यानी 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर फर्स्ट। योग्यता जो है वो सुधार्य है। अब आ जाइए 27 पर। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होगी? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद। देखो अब यहाँ पर भी अन्वेषण वर्ड आ जाए ना तो वो पॉजिटिविटी के लिए आया है, यानी अगर हम कुछ भी कोई इंक्वायरी करेंगे खुद से तो उससे हमारा अधिगम बेहतर ही होगा। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह को व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? हमारी जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं कि अगर बच्चा स्वयं से बात कर रहा है ना तो उन्होंने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है, यानी व्यक्तिगत वार्ता कहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या दर्शाता है? जो व्यक्तिगत वाक्य है वो क्या दर्शाता है? तो वो दिखा रहा है कि वो स्वयं से बात कर रही है ना, तो वो कहलाएगा स्वह नियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामित करना, योग्य आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ठीक है, तो क्या हम विद्यार्थियों को हम जो मूल्यांकन है वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिससे जो विद्यार्थी है उसको नामित कर सके? नहीं। योग्यता आधारित समूह विद्यार्थियों को विभाजित कर सके? नहीं। पुरस्कार वितरण हेतु? नहीं। हम इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम विद्यार्थियों की ज़रूरत और उनकी आवश्यकताओं की पहचान कर सकें। हम इसीलिए तो मूल्यांकन करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चे में कहाँ कमी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? देखो केवल आनुवंशिकता पर,
केवल पर्यावरण पर, न आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर, आनुवांशिकता पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो देखो केवल वर्ड है तो वैसे ही गलत है, ना ही आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, ना ही दोनों पर। जो हमारा बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो हमारी कैसे आती हैं, वो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की पारस्परिकता से आती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो बच्चों आज की हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको चाहते हैं आप कि मैं CDP आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।